हेलो। देखिए तो अब एक बार आवाज चेक कर लीजिए तब शुरू किया जाए, नहीं तो बैठिए भाई। देखिए फिर एविडेंस एक बार दोहरा दिया जाए 2-3 मिनट, तब आपका आगे 107 से शुरू करना था। वैसे भूमिका मैं आपका बता चुका हूँ एविडेंस की 107 और 108। अब जो हमें पढ़ाना है मुख्य रूप से इसमें बेयर एक्ट और उसको समझाना है। देखिए आपका फिर एक बार दोहरा दिया जाए शुरुआती दौर से, तब आगे बढ़ा जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत के भार के बारे में चैप्टर 7 में दिया गया है। और सेक्शन आपका 101 से लेकर 114A तक। इसमें हमने बताया था कि सबूत का भार का मतलब ये हुआ प्रमाण का दायित्व, यानी कि वह कौन पक्षकार होगा जिस पर कि किसी बात के लिए प्रमाण देने की जिम्मेदारी होगी, या कौन प्रमाण देगा। इसके लिए जो नियम बताए गए हैं वह याद रखना है। 101 से लेकर 105 तक में। और एक्सेप्शन जो है माने इसका उल्टा नियम चलेगा 106 से लेकर 114A। इसमें बताया गया कि 101 का स्पेशल अपवाद 106 है, और आपका 101 से 105 पूरे का अपवाद पूछे तो 106 से लेकर 114 है। ये आपको बताया गया। 101 में बताया गया सबूत का प्रारंभिक भार। इसके बाद साबित करने का भार 102। विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार 103। और एक तथ्य दूसरे पर निर्भर हो तो 104। और अगर अभियुक्त अपना मामला अपवादों में लाना चाहता है, परंतु में लाना चाहता है तो 105। और अगर विशेषतः ज्ञात तथ्य के बारे में साक्ष्य देना है तो 106। और जीवित होने की उपधारणा 107। और मृत्यु की उपधारणा 108। वहीं आपका 107 से हमें शुरू करना है। 106 तक हम पढ़ा चुके थे, निकाल लीजिए भाई बेयरेट की भाषा। अब बेयरेट की भाषा चलनी है और उसी को समझाना है। जितनी सामान्य बातें थी आपका कल बताया गया था डिटेल में, बस एक ही बात छूटी थी बेयरेट। देखिए बेयरेट की भाषा भाई 107 देखिए, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, यानी कि न्यायालय में क्वेश्चन ये उठा है कि कोई व्यक्ति मर गया है कि जिंदा है, और यह दर्शित किया जाता है। दर्शित किया जाता है मतलब कि न्यायालय में प्रूफ किया जाता है। न्याय तो लिख लीजिए, न्यायालय में साबित किया जाता है। क्या साबित किया जाता है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था, यानी कि पिछले 30 वर्ष के भीतर वह जीवित था, यानी कि उसके बारे में कुछ न कुछ क्या किया गया था, सुना गया था। तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा, यानी कि अनुमान लगाएगा कि आज भी वह जीवित है कि मर गया है, जीवित है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हजूर यह व्यक्ति जीवित नहीं है बल्कि मर गया है, तो अब जो व्यक्ति ये कहता है कि इसकी डेथ हो गई है, सबूत का भार उस पर ही होगा कि वह साबित करे कि इस व्यक्ति की क्या हो गई है, मृत्यु। तो अब फिर एक बार इसको देखिए, बस 2 लाइन का है बेरेक। अगर न्यायालय में यह साबित कर दिया गया हो कि हजूर कोई व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से जीवित था, तो 107 कहती है कि न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह आज भी जीवित है।
अगर कोई व्यक्ति ये कहता है दूसरा पक्षकार कि हजूर यह व्यक्ति मर गया है, यानी कि यह व्यक्ति अब जीवित नहीं है, तो मृत्यु साबित करने का भार उसी पर होगा जो कहता है कि ये व्यक्ति अब जीवित नहीं है। अब इसमें आपका ये 108 देखिए, यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहले बेरेक्ट बता दिया जाए, उसके बाद परंतु, अब परंतु लिख दिया गया यानी कि प्रोविजो। तो तुरंत आपको पढ़ना है कि 108 जो सेक्शन है, 10 जो 8 सेक्शन है, ये किसका प्रोविजो है? तो 107 का। यानी कि 107 में दिए गए नियम का प्रोविजो या परंतु 108 में दिया गया है। तो पहले बेरेक्ट की भाषा देखा जाए तब समझा जाए। देखिए, परंतु जबकि यह है कि कोई मनुष्य परंतु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुना होता, अमूमन सुना होता। तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित हैं उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। प्रतिज्ञात ना आए तो शब्द लिख लेना है, जो ये मांग करता है, एसर्ट करता है या कहता है कि यह जीवित है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 108 के तहत डेथ की उपधारणा की जाएगी, मृत्यु का अनुमान लगाया जाएगा, ये सिविल मृत्यु कहलाती है। यानी कि अगर पिछले 7 वर्षों से भाई किसी व्यक्ति के बारे में उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना जो अमूमन सुनते, यदि वह क्या रहता? जिंदा, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा, तुरंत पकड़ना है, सेल्फ प्रिज्यूम है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह व्यक्ति अब मर गया है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हजूर ये मरा नहीं है बल्कि आज भी जिंदा है, तो जो व्यक्ति ये कहता है कि आज भी ये जिंदा है, तो जिंदा होने का उसे क्या देना पड़ेगा? प्रमाण। तो सबूत का भार किस पर होगा? जो कहता है कि जिंदा हो, भाई उसी पर तो होगा। अब यहाँ जो आपका केस बताया गया था वो, हाँ, ये जो सेक्शन है ये सभी धर्मावलंबियों पर लागू होते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या आपका कह सकते हैं ईसाई। उनकी व्यक्तिगत विधियां यहाँ लागू नहीं होंगी। और कल व्यक्तिगत विधियां बताई भी गई थी, वो फिर से दोहराया नहीं जाएगा। इसमें एक केस महत्वपूर्ण है, मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का 107 और 108 पर एक पॉइंट याद रखिएगा। न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि 108 के तहत केवल मृत्यु की उपधारणा की जाएगी, यह उपधारणा नहीं की जाएगी कि किस समय और किस डेट पर मरा। समय और तिथि को साबित करना होगा। यानी कि जो पक्षकार ये कहता है कि हजूर इस समय ये इस डेट पर मरे हैं, तो उस बात को उसे क्या करना पड़ेगा? साबित। केवल मृत्यु की उपधारणा, समय और तिथि की नहीं, समय और तिथि को क्या करना पड़ेगा? साबित। ये क्वेश्चन आया है और आ सकता है, केस भी 3-4 बार बना है। अब 109 आ जाए 109 धारा आइए। अब छोटी छोटी धाराएं आएंगी इधर। भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामले में सबूत का भार। देखिए, बैरक तो बहुत छोटा है, इसको आपका मैंने पहले समझा जाता है। पहला क्वेश्चन मेंस में नहीं बनता, ये प्री में बनता है। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, अच्छा क्वेश्चन, कि कौन सी धारा
कॉन्टिन्यूटी के सिद्धांत पर, अनवरतता के सिद्धांत पर या लगातारता के सिद्धांत पर आधारित हैं, तो आपका जवाब रहेगा 109। लगातारता या अनवरतता होती क्या है, ये पहले समझिए। अनवरतता का मतलब ये हुआ कि जब एक बार कोई रिलेशन प्रूफ कर दिया गया तो न्यायालय ये अनुमान लगा कर चलेगा, यानी कि ये मानेगा या ये उपधारणा करेगा कि यह संबंध आज भी कायम है। तो लेकिन सभी संबंधों के बारे में ये अनुमान नहीं लगाया जाएगा। केवल कितने संबंधों के बारे में? 3। भाई सतर्क रहना है, सभी नहीं, केवल कितना? 3। तीनों हम लिख कर समझा रहे हैं। पहला पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी हमें समझाना है। फिर आपका दूसरा भूस्वामी और अभिधारी यानी कि मकान मालिक, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक और किराएदार। भाई आपका अभिधारी माने किराएदार, और मालिक और अभिकर्ता, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तीसरा क्या है? मालिक और अभिकर्ता। देखिए तीनों का जो ये भागीदारी की बात है, इसके लिए अलग कानून बना है और भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में। इसके बाद मकान मालिक किराएदार के लिए यूपी में रेंट कंट्रोल एक्ट बना है, ये भी अलग कानून है। और मालिक अभिकर्ता जाएगा संविदा अधिनियम में, जो लास्ट में 182 से लेकर 238 तक धाराएं हैं, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। अब माने एक बार अगर ये न्यायालय में साबित हो गया कि हजूर ए और बी दोनों पार्टनरशिप में थे, तो न्यायालय मान कर चलेगा कि आज भी ये आपस में भागीदार हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इनके बीच अब भागीदारी क्या हो गई है, समाप्त, तो सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा कि वह साबित करे कि अब पार्टनरशिप क्या हो गई है, टूट गई है। इस प्रकार आपका अगर एक बार ये साबित हो गया कि हजूर ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट थे, यानी कि मकान मालिक और किराएदार थे, तो न्यायालय आज भी ये मानकर चलेगा कि ये मकान मालिक और किराएदार हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये संबंध इनका क्या हुआ है, विच्छेद, तो सबूत का भार उसी पर होगा कि वह न्यायालय में साबित करे कि संबंध इनका टूट गया है। और आपका मालिक और अभिकर्ता, अगर एक बार ये प्रमाणित हो जाए कोर्ट में कि हजूर ये दोनों मालिक और अभिकर्ता के रिलेशन में थे, तो न्यायालय मानेगा कि आज भी ये मालिक और अभिकर्ता का रिलेशन है, यानी कि ये रिलेशन अनवरत या लगातार क्या कर रहा है, चल रहा है। अब जो व्यक्ति ये चाहता है कि भाई इस रिलेशन में ये लोग नहीं हैं, उसे इस बात को कोर्ट में साबित करना होगा। तो कौन सी धारा अनवरतता के सिद्धांत पर आधारित है? 109। बेरक एक बार बेरक देख लिया जाए। भाई देखिए, जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी और अभिधारी और मालिक और अभिकर्ता हैं, और यह दर्शित कर दिया गया है। दर्शित का मतलब न्यायालय में दिखा दिया गया है, साबित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, तब यह साबित करने का भार कि क्रमशः इन संबंधों में वे परस्पर अवस्थित नहीं हैं, यानी कि अब इनके बीच ये संबंध नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि इनका रिलेशन क्या हो गया है, टूट गया है। अब 110 आइए, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। यहाँ से आपका ज्यादा क्वेश्चन बनता है, यानी कि जो अच्छे से आपको सेक्शन पढ़ना है वह सेक्शन इधर 110 है, 110 है, जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं।
यूपीजे में भी क्वेश्चन बना था पिछली बार और आपका यूपी एपीओ में भी बना था। मॉडल हल्का सा भले चेंज किया हो, लेकिन जो सेक्शन बना था वह आपका दोनों में बना था और इसको अच्छे से आप तैयार रखेंगे। देखिए आपका क्या मॉडल बना था और आपका उसी को हम अच्छे से देखेंगे और इसका कोरिलेशन भी थोड़ा ज़्यादा होगा। देखिए सबसे पहले हम आपका 110 में है क्या ये पहले जान लिया जाए। मने स्वामी कब्जे को संरक्षित एविडेंस में कहाँ किया गया है, पहला क्वेश्चन ये बनता है तो 110 रट कर जाइएगा। यानी कि पोजेशन या आधिपत्य या कब्जे को एविडेंस में कहाँ प्रोटेक्ट किया गया है तो 110, ये पहला क्वेश्चन रट कर जाइए। जो दूसरा क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, यानी कि पोजेशन ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है, ये सिद्धांत किस धारा में समाहित है 110। यानी कि अभी हम समझाएंगे कई कानूनों से, इसमें थोड़ा समय लगेगा 10 मिनट, क्योंकि आपका केवल एविडेंस ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको तमाम कानून 4-5 पढ़ने पड़ेंगे। देखिए आपका ये कब्जे को संरक्षित किस सेक्शन में किया गया है ये पूछ सकता है। मैक्सिम दोनों बार पूछा गया है, इस बार भी जे में आया था। अच्छे से तैयार रखना है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, ये रट कर जाइए किस सेक्शन में 110। अब जहां तक कब्जे की बात है, आपका कब्जे को हम उठाते हैं और कितने एंगल से आपको पढ़ना है ये थोड़ा गौर करना है। देखिए कब्जे को जब भी पढ़िए तो एक तो विधि शास्त्र आपको हम बताएंगे, हल्का सा विधि शास्त्र आपको पढ़ना है, फिर आपका टार्ट पढ़ना है, अपकृत में भी कब्जा आएगा, फिर आपका आईपीसी पढ़ना है, फिर आपका सीआरपीसी पढ़ना है, फिर आपका साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है, फिर एसआरए पढ़ना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और फिर आपका कब्जे की वापसी के लिए सीपीसी भी पढ़ना है। आपका धारा 16 और धारा 9 दो ही पढ़ा जाए, कौन कौन, सेक्शन 16 और सेक्शन 9 भी पढ़ना है। सीपीसी की धारा कि आपका इतना पोजीशन पर पहले कवर करिए और तब आपका एविडेंस 4 लाइन बताया जाएगा। एविडेंस तो आपका 5 लाइन में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये सब आपका कहाँ आईपीसी है ना, 20-60 टाट आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, ये सारे सीपीसी। और कोई आपका लावारिस वस्तु पर आपका पुलिस एक्ट छोड़ दीजिए। कब्जे के बारे में बिना कब्जे वाली तो आप पुलिस पुलिस एक्ट पढ़ सकते हैं आपका, लेकिन इतना ही पढ़िए आपका पुलिस एक्ट में बिना कब्जे की है कि आपका जिस जिस प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा न हो तो उसका क्या होगा, तो उसको लास्ट में बता देंगे। अब ध्यान से एक एक कानून को जानना है और इसमें 3-3 लाइन केवल जानना है कि पोजेशन के बारे में क्या नियम है। सबसे पहले हम विधि शास्त्र देखते हैं। जहां तक जूरिस्प्रूडेंस की बात है, विधि शास्त्र में आपका कब्जा सबसे कठिन संकल्पना है, यानी कि जो पोजेशन का चैप्टर है वह सबसे डिफिकल्ट आपका कंसेप्ट माना जाता है। किसी वस्तु पर किसका आधिपत्य या कब्जा या पोजेशन है ये निर्धारित करना सदैव कठिन होता है, आसान काम नहीं है। ये सदैव क्या होता है, कठिन होता है। कब्जे के दो आवश्यक तत्व, हाँ कब्जे, जहाँ तक कब्जे की बात है, जूरिस्प्रूडेंस या कानून ये कहता है कि कब्जा विधि का 9वां अंक माना जाता है,
यानी कि अगर 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो 9 नंबर पोजीशन को दिया जाएगा और 1 नंबर स्वामित्व को। क्यों कब्जे को विधि का 9वां अंक कहा जाता है, तो पहले इस पर गौर कर लिया जाए कि कब्जे को 9 अंक और स्वामी को 1 अंक, यानी कि लेकिन एक बिहारी सब पे भारी, तो ये 1 अंक 9 पर भारी हो जाएगा। कब? जब ये 1 अंक को न्यायालय में साबित कर दिया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कब्जे की भले ही रक्षा की गई हो, कब्जे को 10 में से कितना नंबर दिया गया हो, 9, और 1 नंबर किसको दिया गया हो, स्वामित्व को, लेकिन ये 1 नंबर 9 पर भारी हो जाएगा अगर 1 नंबर वाला ये साबित कर देता है कि भले इनका कब्जा है लेकिन स्वामी क्या हूं मैं। लेकिन अगर स्वामी वाला जो 1 नंबर वाला है ये अपना स्वामित्व साबित नहीं कर पाता तो 9 नंबर वाला हावी हो जाएगा, क्योंकि कब्जे से स्वामित्व का क्या कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। कब्जे के आधार पर व्यक्ति क्या पालेगा, स्वामी। ये पहला नियम जूरिस्प्रूडेंस का। दूसरा नियम ये देखना है कि कब्जे के 2 आवश्यक तत्व होते हैं, एक एनिमस और दूसरा कार्पस। ये भी पूछा गया जे में। एनिमस मतलब धारणाशय, धारणाशय मतलब कि धारण करने की मानसिक इच्छा, यानी कि जैसे ये पेन है और इस मेरी मानसिक इच्छा है कि मैं इस पेन को धारण किए रहूं, होल्ड किए रहूं। ये जो मानसिक इच्छा है इसको मानसिक जो इच्छा है इसको एनिमस कहते हैं, धारणाशय। दूसरा जो कब्जे का तत्व है कार्पस, कार्पस यानी कि काय, काय मतलब भौतिक नियंत्रण। जैसे अब इस पेन पर लीजिए कब्जा, इस पेन, ये पेन मेरे हाथ में है, इसका मतलब कि इस पर मेरा कैसा कंट्रोल है, फिजिकल या भौतिक। और दूसरा तत्व ये है, मैंने पहला जो हमने बताया था कि इस पेन को मैं धारण करने की क्या रखता हूँ, मानसिक इच्छा। तो कब्जे के कितने आवश्यक तत्व हो गए, 2, एक एनिमस और दूसरा कार्पस। सामान्यतः किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा तब माना जाता है जब ये दोनों तत्व मौजूद हों, लेकिन कभी कभी ये दोनों तत्वों की मौजूदगी आवश्यक नहीं है। केवल एक तत्व मौजूद होने पर भी कब्जा मान लिया जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि आप रूम में अपने ताला बंद करके आए हैं, चाबी पास में लिए हैं, भौतिक नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन दिमाग में ये तो घूम ही रहा होगा भूत जैसे कि इस रूम पर मेरा क्या है। तो क्या भौतिक नियंत्रण क्या हाथ में बांध कर बैठे हैं ताले को। तो कभी काल ये होता है, ध्यान समझिए, कि एक ही तत्व रहता है फिर भी कब्जा माना जाता है। जैसे बच्चे के पास भौतिक नियंत्रण नहीं, एक टॉफी वाला भी उदाहरण देखिए। एक बच्चा है, उसके पास टॉफी है, इतना भौतिक शक्ति नहीं है कि कोई टॉफी छीने तो मने विरोध करे तगड़ा, लेकिन मानसिक इच्छा है और बच्चा टॉफी छीनिए तो क्या करने लगता है, रोने लगता है। तो पहले आपका एप्पल टेस्ट होता था, एप्पल टेस्ट और पैसा और एप्पल, यानी कि अगर पैसा आपका 83 में है, एप्पल टेस्ट भाई आईपीसी 83 में, अगर इंग्लैंड कि अगर आपका पैसा रख दिया जाए, सेव रख दिया जाए, अगर बच्चा पैसा उठा ले तो समझदार है और सेव उठा ले तो समझदार नहीं है। ये क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया लेकिन एप्पल टेस्ट पूछा है। और किस सेक्शन में आएगा आपका 83। भाई 82 में तो कोई मतलब ही नहीं है एप्पल टेस्ट का, क्योंकि वो तो आपका कानूनन क्या माना गया है, अक्षम।
अगला देखा जाए भाई, पिछली बार जो यूपीजे में पूछा था क्वेश्चन, कब्जे पर प्रथम वाद कौन है, और आपका गुड फाइंडर वाला केस तो आर्मरी। हेलो, आवाज, आर्मरी का केस है भाई। आगे देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस में कब्जा, फिर एक बार लास्ट में हम बताएं कि आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक होती है रेस नलियस थिंग्स, याद रखिए। रेस नलियस का मतलब होता है स्वामी विहीन, यानी कि अगर कोई वस्तु है, उसका पहले से कोई स्वामी नहीं है, और तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति उस पर पहले कब्जा पा लेता है, कानून ये कहता है कि अब वह स्वामी माना जाएगा। या अगर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति पाया है, स्वामी को खोजा, स्वामी नहीं मिले, उचित समय तक खोजा, उचित साधन लगाकर खोजा, तो ऐसी दशा में अब वह स्वामी माना जाएगा जो क्या पाया है, सामान। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, एक घड़ी पाए, घड़ी के स्वामी को खोजे लेकिन मिला नहीं, तो कब्जे के आधार पर आप उसका क्या बन जाएंगे, स्वामी। ये इसमें बताया गया। आइए अपकृत्य में चला जाए। जहां तक टाट की बात है, टाट में आप कब्जे के संपत्ति का संपरिवर्तन या संपत्ति का वापस लेना या संपत्ति के रिटर्न करने के लिए आप सिविल वाद दायर कर सकते हैं कि हजूर हमारी ये संपत्ति इन्होंने ले ली है और इस पर हमें कब्जा क्या दिलवाया जाए वापस। ये अपकृत विधि में आप अपकृत के तहत आप वापसी की मांग कर सकते हैं। आईपीसी देखा जाए, आईपीसी में कुछ अपराध ऐसे हैं जो पजेशन पर आधारित हैं, स्वामित्व पर नहीं, यानी कि पजेशन पर निर्भर करते हैं, ओनरशिप पर नहीं। और सबसे पॉपुलर अपराध है थेफ्ट या चोरी। तो चोरी किसके विरुद्ध अपराध है, कब्जे के कि स्वामित्व के, तो कब्जे के विरुद्ध अपराध है। यानी कि स्वामी भले कोई और हो, कब्जाधारी कोई और हो, कब्जेधारी की सम्मति के बिना अगर संपत्ति को हटाया जाता है और हटाते समय इरादा बेईमानी का हो और संपत्ति मुएबुल या चल हो, तो चोरी कही जाती है। तो आपका कब्जा बताया गया। और एक और आईपीसी में कोरिलेट करेंगे, मैं बताया था 27, मैं बताया भी था। कब्जा के प्रकार हम बताए थे, इमीडिएट और मीडिएट। अब सीआरपीसी में देखा जाए, चूंकि कब्जे को लेकर अशांति फैल सकती है, आपका समाज में जो शांति व्यवस्था है, पीस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वह डिस्टर्ब हो सकता है। अतः ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अर्थात डीएम, एडीएम और एसडीएम साहब को कब्जे का निर्धारण, स्वामित्व का नहीं, किसका, कब्जे के निर्धारण के लिए प्रावधान किया गया है। और वन आपका जो सेक्शन है 145 से लेकर 148 तक में, यानी कि सीआरपीसी में पजेशन कहाँ निर्धारित किया जाता है, तो 145 से लेकर 148 तक, याद रखिए सीआरपीसी। हम देखते हैं साक्ष्य अधिनियम, हम बताएंगे ही 110 बाद ये सारे आ जाए, बिहार में निश्चित बनता है। कब्जे से जो रिलेटेड सेक्शन है 5, 6 और 7 एक्ट, ध्यान समझिएगा। सेक्शन 5 और 6 में कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए आपका मुकदमा दायर किया जाता है
लेकिन बिहार में एक क्वेश्चन निश्चित यहाँ से आता है हमेशा, यानी कि इन 4 धाराओं से एक क्वेश्चन आपका इशारे से निश्चित आता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा आप जाकर सॉल्व देख सकते हैं। तो अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए 2 सेक्शन है, 5 और 6 एसारे, और चल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए 2 सेक्शन है, कौन कौन, 7 और 8। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। यहाँ देखिए एक लाइन बताएं। सेक्शन 5 ज्यादा बार पूछा गया है, यूपी में भी आया है, एचजेएस में भी, बिहार में भी, एक पॉइंट पर अंतर होता है। स्पेसिफिक या विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति, तो अगर स्पेसिफिक या विशिष्ट शब्द जोड़ दे आगे तो कौन सा मार्क करा पाएंगे, 5। और सामान्य केवल कब्जे की पुनः प्राप्ति और स्पेसिफिक शब्द आगे न लगाए, विनिर्दिष्ट न लगाए तो 6। लेकिन अचल संपत्ति की कब्जे की पुनः प्राप्ति किन किन धाराओं में है, तो दोनों। यही पॉइंट पकड़ना है बिहार के लिए। विनिर्दिष्ट लगाए तो कौन सी धारा, 5, और विनिर्दिष्ट न लगाए अचल संपत्ति के कब्जे की तो 6। अब धारा 5 के तहत कब्जे की जो पुनः मांग की जाती है वह आपका स्वामित्व के आधार पर की जाती है कि हजूर हम स्वामी हैं, अतः इस वस्तु का कब्जा हमें दिलवा दिया जाए और इसका समय आपका है 12 वर्ष। याद रखिए, पूछा जाता है कितना साल। और धारा 6 में कब्जे के आधार पर कब्जा मांगा जाता है कि हम भले स्वामी न हो लेकिन हम इस वस्तु के कब्जे के क्या हैं, हकदार, तो समय कम हो जाएगा। और अभी गया था धारा 6 में कितने माह के अंदर मुकदमा होगा, 6 माह। तो स्वामित्व के आधार पर कब्जे की प्राप्ति के समय कानून देता है 12 साल, कब्जे के आधार पर 6 माह। और चल संपत्ति की पुनः प्राप्ति के लिए, कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए 2 सेक्शन बना है, याद रखिए, 7 और 8। यहाँ भी पूछा है, अगर स्पेसिफिक दे, फिर पॉइंट पकड़े रहिए, विशिष्ट दे कि विशिष्ट चल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति तो सेक्शन 7 मार्क कराइएगा, और आम दे तो 8। और दोनों दे के चल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति रिकवरी किस सेक्शन में सारे के, तो दोनों मार्क कराइए, 7 और 8। आइए सीपीसी में देख लिया जाए, लास्ट में तब एविडेंस में देखा जाए। सीपीसी के सेक्शन 16 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति हेतु वाद दायर कर सकता है और आपका किस स्थान के न्यायालय में करेगा ये 16 से कवर होगा। तो बस इतना पर्याप्त है। अब आइए आपका एविडेंस लास्ट में देखा जाए। एविडेंस में फिर एक बार समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर पोजेशन रखता है तो अमूमन वह ये उपधारणा की जाएगी कि वही व्यक्ति स्वामी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये भले कब्जा रखा हो लेकिन ये स्वामी नहीं है, तो उस व्यक्ति को यह बात साबित करनी होगी। एक उदाहरण से देखिए, तब बैरक शुरू करते हैं। ये एक मकान पर कब्जा रखता है तो न्यायालय ये अनुमान लगा लेगा कि यही इसका क्या है, स्वामी। अगर बी, एक व्यक्ति बी आया और बी कहता है कि हजूर ए स्वामी नहीं है, मैं स्वामी हूँ, भले ए कब्जा रखता हो, तो बी को यह बात कोर्ट में साबित करनी होगी कि मैं इसका स्वामी हूँ, ए स्वामी नहीं है। नहीं तो न्यायालय अनुमान लगाकर चलेगा कि जिस व्यक्ति का कब्जा है वही उसका क्या है, स्वामी। लेकिन कब्जा
बल का प्रयोग करके, कपट करके न प्राप्त किया गया हो, वैध तरीके से प्राप्त किया गया हो। कब्जा कैसे इस धारा के तहत प्राप्त किया गया हो? वैध तरीके से, अवैध से नहीं। अवैध तरीके से प्राप्त कब्जे में कोई अनुमान या उपधारणा नहीं की जाएगी। अब पूरा हो गया, केवल बेयर एक्ट बचा है। देखिए आपका स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। जबकि प्रश्न यह है, यानी कि न्यायालय में क्वेश्चन यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है। तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है, माने कथन करता है कि वह स्वामी नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक व्यक्ति है, उसका कब्जा किसी संपत्ति पर है, तो न्यायालय ये अनुमान लगाकर चलेगा कि ये ही उसका क्या है, स्वामी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, ए का भले कब्जा हो, ये स्वामी नहीं है, प्रतिज्ञात करता है, तो उस व्यक्ति को ही ये साबित करना पड़ेगा कि ये स्वामी नहीं है, बल्कि कौन स्वामी हूँ, मैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कब्जा ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, और कब्जे के आधार पर किसकी प्राप्ति हो जाती है, स्वामित्व की। और कब्जे को प्रोटेक्ट किस धारा में किया गया है, 110। भाई रट कर जाइएगा। अगला देखा जाए आपका 111, 111 से भी क्वेश्चन आपका बनता है। उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना। तो कल आपका सद्भाव बताया गया था। आईपीसी में सद्भावना पूर्वक शब्द कहाँ परिभाषित है, कल ही बताया गया, 52 की 52। तो सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, निष्क्रिय नहीं। कैसे? अब इसकी भूमिका देखिए, तब आपका डिटेल में चला जाए और इसको कोरिलेट करके पढ़िएगा। मैं बता दूं कोरिलेट आपको कहाँ से करना है। तो सेक्शन 11 आपका पहले एविडेंस का पढ़ना है, फिर संविदा अधिनियम की धारा 16 और 19A। भाई दो धाराओं से कोरिलेट करिएगा। कौन कौन? कॉन्ट्रैक्ट की धारा 16 और फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 19A। पहले संविधान नियम पढ़ाया जाए। पहले संविधान नियम देखिए, अभी बिहार पिछली बार पूछा भी गया था और वहीं उदाहरण भी मैं लूंगा। उसके बाद 111 बेयर एक्ट, और तब आपका कुछ सामान्य बातें यहाँ पूछी जाती हैं, वह बतानी है। देखिए एक एक लाइन। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि असम्यक असर या बुरा प्रभाव या अनुचित दबाव की बात की गई है। अर्थात मतलब ये हुआ कि दो व्यक्ति हैं, दोनों पक्षकार हैं और दोनों व्यक्ति आपस में संविदा करते हैं, और एक पक्षकार ऐसे स्टेटस में है, ऐसे स्तर में है, ऐसी हैसियत में है कि वह दूसरे पक्षकार की इच्छा को, डिजायर को डोमिनेट कर सकता है, कुचल सकता है, दबा सकता है, यानी कि मटिया मेट कर सकता है। और ऐसी दशा में उस पक्षकार ने दूसरे पक्षकार की डिजायर को, इच्छा को दबाया और दबाकर अनजस्ट आपका बेनिफिट पाया, यानी कि अनुचित फायदा उठाया। तो कानून ये कहता है कि ये जो संविदा है ये आपका असम्यक असर से उत्प्रेरित की मानी जाएगी, और जिस व्यक्ति की इच्छा को दबाया गया है, फिर बिहार का क्वेश्चन अभी पूछा गया था, तो
तो ये संविदा शून्य होगी कि शून्यकरणी? शून्यकरणी होगी तो किस धारा में कहा गया है कि वाइडेबल होगी? तो कौन सी धारा? 19 से। शून्यकरणी संविदा में एक पक्षकार को विकल्प होता है कि दोनों? हाँ चलिए, याद तो किए हैं भाई, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो तैयार है। एक पक्षकार को विकल्प होता है। अब यही बिहार में पूछा गया था, कई लोग गलत करके आ गए, दोनों को नहीं। भाई देखिए, आपका एक दिन में आपका तैयारी नहीं हो जाती, मैं बता दूं, साल भर कम से कम लग जाता है, परिपक्व होने में अधिक भी लग सकता है। लेकिन उसका आपका उपाय ये है कि अनवरत लगे रहिए। यानी कि जैसे हमने बताया, एविडेंस की धारा 109 अनवरतता के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको लगातार लगा रहना पड़ेगा और 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन डेली आपको नए नए मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आगे बढ़ाएंगे। तो फिर एक बार देखिए, आपका मने असम्यक असर से उत्प्रेरित संविदा वाइडेबल होगी आपका धारा 19A के तहत। फिर क्वेश्चन यूपी में आया, 19A कब जोड़ी गई? तो 1899 ईस्वी में यूपी आ चुका है। कब जोड़ी गई कॉन्ट्रैक्ट की? 19 से 99। बैटरी चेंज कर दिया जब भाई, थोड़ा बैटरी वहां से निकालिए, तो नहीं तो भी जब आदमी हटता है वहीं से काट देता है। पकड़ने का भाई बता दिया जाए, उदाहरण तब आगे बढ़ा जाए। अभी तो आपका सद्भाव पढ़ाना है। देखिए, आपका जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो जब भी वो यूपी इत्यादि में प्रचार करने के लिए जाते थे विमान से, तो आपका कुर्सी लेकर जाते थे और विमान से 2-4 लोग आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी कुर्सी उतारते थे, स्टेज पर उस कुर्सी को रखते थे और आते ही लालू यादव जी बोलते थे, ये जो नीतीशवा है ये हमारी कुर्सी के पीछे पड़ा है, जैसे ही मैं बिहार से बाहर जाऊंगा कब कुर्सी छीन ले कोई भरोसा नहीं है। तो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, अतः मैं अपनी कुर्सी क्या लेकर चल रहा हूँ साथ में। तो आपका ये कहते थे मंचों पर। अब ये है कि भाई कितने दिन साथ लेकर चलेंगे, एक दिन तो कुर्सी साथ छोड़ेगी ही। और नीतीश ने ऐसा छीना कि भाई 10 साल से अब 15 साल होने वाला है, यानी कि आपका 20 साल, मैंने 3 बार रह गए मुख्यमंत्री। 2005 में है तो 15 हो ही गया भाई, तो 5 साल और रहेंगे। अब उसके बाद मन करेगा तो रिटायर होंगे, या नहीं तो भाई अब क्या करेंगे कौन जानता है, मन बदल जाए तब कि नहीं कुर्सी हम नहीं छोड़ेंगे। लाल यादव जैसे। तो आगे देखिए भाई, फिर आगे देखा जाए, 1899 ये यूपी जे में आ चुका है। देखिए, असम्यक असर का एक उदाहरण दिया जाए, ज्यादा नहीं। सबसे उत्तम उदाहरण जो है गुरु चेले का, और यही क्वेश्चन आपका बिहार में भी बना था कि गुरु चेले का रिलेशन किस में आपका आएगा? तो आपका जवाब रहेगा कॉन्टेक्ट का किस सेक्शन में? 16 में। देखिए, गुरु चेले का एक उदाहरण दिया जाए तब आपका 111 पढ़ाया जाएगा। भाई देखिए, ए गुरु है और बी चेला है। गुरु, अब देखिए पहला आपका जो देखना है नियम, क्या गुरु इस हैसियत में है? क्या गुरु और चेले का संबंध इस नेचर का है कि गुरु चेले की इच्छा को दबा दे? तो है कि नहीं है? आपका इस हैसियत का है। अब यही 111 जोड़ना है एविडेंस में। क्या गुरु और चेले का रिलेशन
ऐसा है कि एक पक्षकार दूसरे पर सक्रिय विश्वास करता हो, यानी कि चेला या शिष्य गुरु पर पूर्ण विश्वास करता हो। हैं जैसे अब आइए वकील साहब, यानी कि आपका वकील साहब और मुवक्किल साहब, यानी कि कक्षकार और अधिवक्ता, क्या क्या रिलेशन भी ऐसा है कि जो कक्षकार हैं, मुवक्किल कहिए या क्लाइंट कहिए, वह वकील साहब पर क्या करता है, ज्यादा विश्वास। और ऐसी दशा में अब फिर गुरु चेला पर आइए। वकील साहब का 111 एविडेंस में बताना सही रहेगा, क्योंकि वही दृष्टांत भी है। वकील साहब भी घोटाला कर देंगे, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट की धारा कौन समाप्त कर दिया जाए, 60। अब गुरु ऐसी हैसियत में है कि वह चेला की इच्छा को दबा सकता है। चेले की इच्छा को गुरु ने दबाया और गुरु ने दबाकर चेले की इच्छा को उचित फायदा नहीं लिया। कैसे लिया, अनुचित। एक उदाहरण, चेले के पास घोड़ा था, यही दृष्टांत पूछा जाता है। घोड़ा आपका मान लीजिए 1,00,000 रुपये का था। गुरु ने चेला की इच्छा को दबाया और यह घोड़ा 100 रुपये में खरीद लिया। ऐसी दशा में अब चेला दौड़ा दौड़ा जाएगा बिना घोड़ा के कोर्ट में और कहेगा कि हजूर, गुरु ने हमारे साथ गुरु घंटाल कर दिया है, ये तो नकली गुरु निकले और 1,00,000 का घोड़ा हमें ब्रेन वॉश करके कितने में ले लिए, 100 रुपया में। अतः मेरा घोड़ा वापस दिलवाया जाए और संविदा को रद्द किया जाए। तो किसके पास विकल्प है, या तो शांत बैठे या कोर्ट में जाए, चेले के पास। तो जब विकल्प हो जाएगा तो याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी संविदा, वाइडेबल। तो चेला अगर शांत बैठ गया तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, या कोर्ट में जाकर रद्द कराए। तो कोर्ट में जाने का जो समय पिछली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पूछा था कि संविदा भंग पर मैंने वाद दायर का कितना समय है, पिछली बार पूछा गया था कितना समय है, 3 साल। आगे देखा जाए, संविदा रद्द होगी, लास्ट लाइन, और आपका घोड़ा अगर गुरु के पास है तो चेले को मिल जाएगा, और गुरु ने घोड़ा बेच दिया है तो चेले को नहीं मिलेगा, पैसा दिलवाया जाएगा। लेकिन साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। चेला अपना घोड़ा मांगे लेकिन गुरु से कितना पैसा लिया है, 100 रुपया, उसको भी गुरु को क्या कर दे, वापस, क्योंकि साम्य बरती है, आप मांग रहे हैं तो। अब आपका 111 देखा जाए एविडेंस। 1 ये कहता है कि अगर पक्षकार हैं 2 और दोनों पक्षकारों के बीच का रिलेशन सक्रिय विश्वास का है, तो ऐसी दशा में अगर ये प्रश्न उठता है कि जो संव्यवहार किया गया क्या वो सद्भाव में किया गया कि नहीं, तो अगर संव्यवहार या संविदा देखने से ही अंतर आत्मा, लोक चेतना या गुड कंसेंस के विरुद्ध लगती है, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि ये संविदा, माने इस संविदा में दूसरे पक्षकार की इच्छा को क्या किया गया था, दबा दिया गया था, और ये संविदा सद्भाव में नहीं की गई थी बल्कि दुर्भाव में की गई थी, और सद्भाव साबित करना उस व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि हमने सद्भाव में ये संविदा की। अब इसी उदाहरण में पहले देखिए 111। अब ये क्या अब दोनों गुरु और चेले के बीच सक्रिय विश्वास का रिलेशन है कि नहीं है। चेला गुरु पर क्या करता है, सक्रिय विश्वास। गुरु ने चेले से संविदा की, न्यायालय ने संविदा पढ़ी और न्यायालय को लगता है कि ये संविदा तो अंतर चेतना के क्या है, विरुद्ध है, यानी कि ऐसी संविदा तो कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता, उसका जो अंतर मन है वह गवाही ही नहीं देगा कि ऐसी संविदा में शर्तें लगाई जाए। तो न्यायालय
ये अनुमान करेगा कि गुरु ने सद्भाव पूर्वक कार्य नहीं किया, तो अब गुरु को साबित करना है कि हमने दुर्भावना में नहीं बल्कि कैसे काम किया है, सद्भावना में। भले हमारा जो रिलेशन है वो किसका हो, निष्क्रिय विश्वास की सक्रिय, हाँ सक्रिय विश्वास। अब आइए उदाहरण देखा जाए। कम चांस रहता है पूछने का, लेकिन उदाहरण भाई एक देखिए। अब वकील और मुवक्किल साहब का। कक्षीकार द्वारा, कक्षीकार को क्लाइंट कहते हैं, यानी कि उर्दू में मुवक्किल। अब ये नहीं कि कक्षकार पूछिए क्या है। कक्षीकार द्वारा अटार्नी के पक्ष में, अटार्नी मने वकील साहब यहाँ के पक्ष में किए गए विक्रय का मने सेल का सद्भाव कक्षीकार द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। यानी कि ध्यान से अब देखिए, ए को हम वकील बना लें, वकील साहब, और बी को क्लाइंट बना लें, तो वकील साहब भी खूब भाई, कोई ये थोड़े हैं कि भाई भले हम लोग वकील हैं, लेकिन ये थोड़े हैं कि आपका सभी वकील अच्छे हैं। कई वकील बुरे भी हैं और क्लाइंटों का खून चूस लेते हैं। जैसे कि आपका ये मच्छर खून चूस ले रहे हैं और डेंगू फैला रहे हैं, तो कई वकील ऐसे हैं जो इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। उनका देखिए होता क्या है, जैसे कोई गुंडा मवाली बदमाश हैं, तो बदमाशी बदमाशी उसकी छुपी रहे, इसलिए कई लोग एलएलबी कर लेते हैं। उनका उद्देश्य वकालत करना नहीं, ड्रेस पहनकर और क्या करना रहता है, हाई कोर्ट और कचहरी रोज जाएंगे, भले एक भी केस ना हो, घूमते रहेंगे अपना हाई मने और थाने पर जाएंगे, बस इस लिबास में कि हम क्या हैं, और अंदर से कुछ और करेंगे। तो आगे देखा जाए इसको भाई, ए और बी कक्षीकार का देखिए सबसे अच्छा उदाहरण है। ए एक अटार्नी या वकील साहब हैं, बी उनका क्लाइंट या कक्षीकार हैं आपका। अब बी ने वकील साहब को अपना मकान बेच दिया। ले लेते हैं, वकील साहब ज्यादा करते हैं, देखिए ध्यान से, किसने बेच दिया, माने बी मतलब कि मुवक्किल ने अपना मकान किसको बेचा। मकान की कीमत 1 करोड़ थी और बेच दिया गया 1 लाख में। तो अब मुवक्किल को बाद में लोग बताए होंगे कि ये क्या किए हो, तो मुवक्किल गया कोर्ट में और कह रहा है कि हजूर, ये जो सद्भाव समव्यवहार है उस सद्भाव में वकील साहब ने नहीं किया। हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है वह सक्रिय विश्वास का है, और आप विक्रय विलेख देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति के सामने ये पेश किया जाए तो यही कहेगा कि ये विक्रय विलेख आपका, इसमें जो शर्तें हैं या जो प्रावधान है वह किसी को पचेगा नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि ये गुड कंसेंस के क्या है, विरुद्ध है। अतः आप ये मानिए कि हमने सद्भाव में इनको नहीं बेचा, हमारी इच्छा को ये क्या किए, दबा दिए, और दबाकर ये 1 करोड़ की संपत्ति कितने में ले लिए, 1 लाख। तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि वकील साहब ने सद्भाव में कार्य नहीं किया। अब सबूत का भार वकील साहब पर होगा कि वो साबित करें कि उन्होंने किसमें कार्य किया है, सद्भाव में। तो बताइए सबूत का भार किस पर चला गया, कक्षीकार से किस पर चला गया, वकील पर, यानी कि अटार्नी। वहीं लिखा भी गया है बैरक की भाषा। आइए दूसरा दृष्टांत देखा जाए। पहला दृष्टांत किसका था, देखिए, पुत्र द्वारा जो कि हाल में ही प्राप्त वय हुआ है, प्राप्त वय ना है तो वयस्क हुआ है, यानी कि बेटवा अब बड़ा हो चुका है, यानी कि बड़ा हो चुका है माने 18 वर्ष की एज अब क्या चुका है, कंप्लीट कर चुका है, तो अब फ्री है। आपका 18 वर्ष की जैसे ही कंप्लीट किया, अब माँ बाप से क्या हो गया, फ्री। जैसे कि आप लोगों का मोबाइल फ्री हो गया, जो भी करे सब सही है। देखिए आपका
कुछ पुत्र द्वारा जो हाल में ही, माने अभी अभी, हाल में ही मतलब क्या, कमरे में ना जान लीजिएगा, हाल में मतलब अभी अभी, यानी कि बहुत देर नहीं हुआ, यानी कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ, ये कहा जाता है। आपका पुत्र द्वारा जो कि हाल में ही प्राप्त वय हुआ है, मेजर हुआ है, वयस्क हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय को सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। यानी कि पुत्र ने संपत्ति किसको बेची है, पिता को, उल्टा ना समझ लीजिएगा। पुत्र ने किसको संपत्ति बेची है, पिता। तो देखिए, पिता को किए गए किसी विक्रय को सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार फादर पर होगा, पिता पर। अब आइए इसको जोड़िए इस उदाहरण को। क्या पिता पुत्र का जो रिलेशन है, पहला देखा जाएगा कि सक्रिय विश्वास का है कि नहीं है, क्योंकि पुत्र पिता पर क्या करता है, विश्वास। आप लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि भाई वहीं आपका पालन पोषण से लेकर खर्चा भी चला रहे हैं, तो किस पर विश्वास किया जाए, फ्रेंडों पर थोड़े किया जाए भाई, फ्रेंडी और फ्रेंड पर थोड़े किया जाएगा, किया जाएगा माता पिता पर। फ्रेंड कब दगा दे दे क्या भरोसा, कह दे कि हम खर्चा नहीं चलाएंगे जाओ, तब क्या करेंगे। तो आपका देखिए आगे, इसके बाद से ये है कि पुत्र अभी जल्दी ही मेजर हुआ था, यानी कि 18 साल कंप्लीट किया था। तब तक पुत्र ने अपना कुछ सामान या जमीन जो भी हो किसको बेचा है, पिता को। फिर पुत्र को एहसास हुआ, वह कोर्ट में आया और कहा कि हजूर, ये जो हम विक्रय किए हैं ये सद्भाव में नहीं विक्रय हुआ है। देखिए भाई बंद करिए भाई, बंद कर दीजिए भाई, हो जाता है कभी काल भाई, मोबाइल है कहीं भी दब उब गया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सद्भावना दुर्भावना में बदल गई इसलिए, यानी कि एक दो सेक्शन ऐसे खतरनाक होते हैं कि कुछ न कुछ उसमें हो ही जाता है पढ़ाने में। जैसे रिश्ती उष्टी पढ़ाइए तो कुछ नुकसान हो जाएगा, और आपका नया कपड़ा पहन कर आइए तो कुछ न कुछ उसमें पनौती लग जाएगी या अदरौना लग जाएगा। तो इसलिए भाई एक दिन हम भी पहन कर आए तो अदरौना लग गया, तब से खोल दिए कपड़ा ही, पनौती लग गई। तो कभी काल हो जाता है, लेकिन इसको अन्यथा ना लिया जाए। आइए पिता पुत्र को भाई निपटाया जाए, तब आगे बढ़ा जाए, थोड़ा और भी सेक्शन पढ़ाने हैं। देखिए आपका भाई, तो पुत्र कह रहा है कि पिताजी सद्भाव में कार्य नहीं किए, दुर्भाव में कार्य किए। तो अब ये सद्भाव में कार्य किया गया, ये साबित करने का भार अब पुत्र पर नहीं, न्यायालय उपधारणा करेगा कि पुत्र ने जो संपत्ति बेची है उस आपका सद्भाव में नहीं बेची है, और अब सद्भाव साबित करने का भार किस पर चला जाएगा, पिता पर। तो आइए 111 ए देखा जाए। 111 ए भी कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछा जा सकता है। देखिए, कुछ अपराधों के बारे में प्रिजम्पशन या उपधारणा। पहला क्लास देख, इसमें आपको जो जानना है, पहला क्वेश्चन भाई बना लीजिए बैरक पर। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि यह सेक्शन कब जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह सेक्शन कब जोड़ा गया, क्योंकि बैरक में भी नहीं दिया है, तो 1984। सही है ना, लिखिए भाई, आपका बैरक पर लिख लीजिए, चांस है पूछने का। ये धारा कब जोड़ी गई, अभी तक के इतिहास में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा न गया हो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। कब ये सेक्शन जोड़ा गया, 1984, 1984। पहला, इस सेक्शन में है क्या, एक आपका, माने सामान्य बात पहले देखिए,
इसमें आपका 2 या 3 क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ध्यान से, अगर किसी एरिया को, किसी क्षेत्र को स्टेट गवर्नमेंट ने या राज्य सरकार ने डिस्टर्ब एरिया घोषित किया हो, डिस्टर्ब एरिया माने अशांत क्षेत्र, अशांत माने विक्षुब्ध क्षेत्र, क्या घोषित किया हो, विक्षुब्ध, और 1 मास तक वह क्षेत्र विक्षुब्ध घोषित किया गया था। कितने माह तक? कम से कम 1 मास। याद रखना, कितने मास? 1 मास। और उस एरिया में कोई व्यक्ति आयुध के साथ पकड़ा जाता है, यानी हथियार के साथ, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह व्यक्ति इस एरिया को डिस्टर्ब करने में शामिल था। ये देखिए बहुत कड़ा नियम है, फिर एक बार समझिए। अगर कोई क्षेत्र क्या घोषित किया गया हो, पहला नियम डिस्टर्ब एरिया, कितने दिन तक डिस्टर्ब एरिया घोषित रहा हो, 1 मास, और उस एरिया में कोई व्यक्ति बिना हथियार के पकड़ा गया हो कि हथियार सहित, तो न्यायालय क्या अनुमान लगाएगा, क्या उपधारणा करेगा कि यह व्यक्ति डिस्टरबेंस में क्या था, शामिल। अब उस व्यक्ति पर साबित करने का भार होगा कि हम अपनी आत्मरक्षा में हथियार लेकर चल रहे थे, ये लाइसेंसी हथियार था, हम खुद अपनी रक्षा कर रहे थे, मैं क्यों अपराध करूंगा। खंडनीय उपधारणा है, इसमें आपका कोई शक नहीं है। तो भाई थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, तब पढ़ा जाएगा, क्योंकि तबीयत भी कल से थोड़ा डाउन है, ठंडा उंडा लग गया है। तो आपका मैंने थोड़ा 10-15 मिनट कम चल रहा है, तो आपका आईपीसी चलेगी, यानी कि अभी 15 मिनट बाद आपका आईपीसी चलेगी।